So in this video we're going to discuss and revise the chapter 8th of class 12th physics, that is electromagnetic waves. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So बेटा सिंपल सा और छोटा सा चैप्टर ये हमारा आता है। मान लो ये ऐसा चैप्टर आपको फ्री के मार्क्स देके जाने वाला है। तो ये चैप्टर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है, ये रिवीजन वीडियो देखने के बाद आपका ये जो चैप्टर बिल्कुल अच्छे से क्या है कवर हो जाएगा। मींस इस वीडियो में हम इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को क्या अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, ताकि एग्जामिनेशन में किसी भी टाइप का इस चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप क्या अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन। अब देखो बात सबसे पहले यही आती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मतलब है वो बड़ा सिंपल सा है, लेकिन ये जो वेव है ये कहां से आई इसको हम समझते हैं। देखो हमने अपना चैप्टर फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला था, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, उसमें हमने दो चीजें देखी थी, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। देखो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में देखते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब था कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। मींस चार्ज जब हमारा मोशन में होगा तो उसकी स्टडी को हम बोलेंगे अपना इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब देखो जब चार्ज मोशन में होगा तो वो दो तरीके के मोशन कर सकता है। अब एक तो मोशन ऐसा होगा जिसमें उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो, मींस वहां पर जो एक्सीलरेशन की वैल्यू है वो जीरो, तो उस केस में वो जो चार्ज है वहां पर क्या प्रोड्यूस करेगा, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब देखो अगर वहां पर जो चार्ज मोशन कर रहा है उसका जो एक्सीलरेशन हो, मींस उसकी कुछ वैल्यू हो, वो इक्वल टू जीरो ना हो, मींस वेलोसिटी वहां पर कांस्टेंट नहीं है, एक्सीलरेशन की कुछ वैल्यू है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ एक और चीज को प्रोड्यूस करता था, वो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मींस वो जो चैप्टर फर्स्ट में हमारा एक छोटा सा टॉपिक होता था उसका हमारा क्या है एक पूरा चैप्टर आ गया। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मतलब आता है वो है अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक हमारी ऐसी वेव है जिसमें हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और वो दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या ट्रेवल करेंगी, और जिस डायरेक्शन में ये दोनों मींस जिस डायरेक्शन में दोनों प्रोपोगेट कर रही होंगी ये उसके भी क्या है परपेंडिकुलर होंगी। तो इस तरह की वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और साथ साथ ये क्या है जो एनर्जी है और जो मोमेंटम है उसको भी क्या ट्रांसफर करती है, मींस उसको भी साथ लेके चलती है। तो इस तरह की वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे हम ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जैसे एक हमारा जो वेव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है, एक हमारी मैग्नेटिक फील्ड वाली है, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दोनों ही साथ साथ जिस साइड में क्या प्रोपोगेट कर रही है उस साइड में भी क्या दोनों क्या है परपेंडिकुलर आ रही है। तो ये वेव हो गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो बात आती है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव आती कहां से? तो जो हमारा जो हमने जैसे चैप्टर फर्स्ट में देखा था कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा जब वो एक्सीलेट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको प्रोड्यूस करेगा। तो ये आ जाता है उसका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट आती है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहली बात आती है दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। मींस इनको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए अपने आप को ट्रेवल करने के लिए। जैसे कि लाइट भी हमारा क्या है नॉर्मली वैक्यूम में भी आराम से ट्रेवल कर लेती है, तो उसी तरीके से जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो भी क्या है बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर लेगी। सेकंड पॉइंट आता है दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। मींस इनका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है, मींस ये क्या है इस तरीके से ट्रेवल करती है। थर्ड पॉइंट आता है दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम्स। जब ये ट्रेवल करेंगी तो एनर्जी और मोमेंटम को अपने साथ क्या ट्रेवल साथ में लेके चलेंगी। फोर्थ पॉइंट आता है ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड होती है उसी स्पीड से क्या हमारी ये ट्रेवल करती है। अब जो लाइट की स्पीड होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको पता है आप उसको कमेंट डाउन में जरूर करना। अब देखो फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है, ये आता है दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मींस देखो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो इनके दो अंदर होती है, लेकिन अगर जहां पर ये ट्रेवल कर रही है उसके आसपास हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स लगा दें तो वो उनकी वजह से क्या है जो ये वेव है डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। ये आ जाती है हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन सब की प्रॉपर्टीज। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आती है हमारी मैक्सवेल इक्वेशन। अब मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? मैक्सवेल इक्वेशन सिंपली हमारी चार इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है जिनकी हेल्प से हमारी जो पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है उसको हम सिंपली समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सिंपल है कि जब हमारा जो चार्ज होगा वो जो मोशन करेगा उसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और उनको स्टडी करने के लिए हमें सिंपली अपनी क्या चार इक्वेशन समझनी होगी। देखो सबसे पहले आती है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आ जाती है हमारी जैसे हमने जो की थी चैप्टर फर्स्ट में।
तो गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है एक क्लोज सरफेस में वो किसके इक्वल होती है, वो 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होती है जो उस क्लोज सरफेस के अंदर हमारा चार्ज इंक्लूड होता है, वो होता है हमारा गोज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एक तो हमारा ये इक्वेशन हो गई, और सेकंड आती है गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंग क्या आता कि जो हमारा क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, वो हमेशा एक जीरो के इक्वल होगी। सेकंड हमारा ये आ जाता है गोज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। थर्ड जो इक्वेशन और जो मतलब लॉ बोल सकते हैं वो आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग आता है कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा चेंज ऑफ रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के वैल्यू के इक्वल होगी। मीन सिंपल वर्ड्स में कि जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के इक्वल होगा। यह आ जाता है हमारा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लास्ट आता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट लॉ आ जाता है। मींस इस लॉ से जो हमारे जिस चैप्टर में आता है मैग्नेटिक फील्ड वाले में काफी क्वेश्चन इससे आते हैं। देखो इसका हमारा मतलब क्या स्टेटमेंट थी, ये थी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी जो उसका क्लोज इंटीग्रेशन होगा वो हमारा किसके इक्वल होगा, जो वो क्लोज सरफेस है उसमें जो भी हमारा मतलब न्यू नोट टाइम्स उसके अंदर जितनी भी करंट है वो उसके इक्वल होगा। मींस मैग्नेटिक क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू हमारा न्यू नोट आई के इक्वल होगा। तो ये जो चारों लॉ आ जाते हैं हमारे, ये हमें एक्सप्लेन कराते हैं कि जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है उसमें सब में क्या क्या और किस किस तरीके से होता है। तो इन चारों इक्वेशन को हम बोलते हैं अपनी मैक्सवेल इक्वेशन। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बड़ा सिंपल सा और काफी इंटरेस्टिंग भी है, वो आती है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट का हमारा मतलब ये कहां से मतलब दिमाग में आया डिस्प्लेसमेंट करंट जैसी कोई चीज है या कैसा। देखो हमारा यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें हमारा क्या है एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें बीच में हमने क्या है कैपेसिटर लगा हुआ है। अब देखो कैपेसिटर क्या है, जो कैपेसिटर जो होता है उसके जो दोनों प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उसके बीच में यहाँ पर हमारी है एयर। अब देखो आपको पता है एयर, और सबको पता है कि जो एयर है वो इंसुलेटर है, वो करंट को क्या पास आउट मींस करंट को फ्लो नहीं कराएगी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हमारी क्या इसमें करंट फ्लो होती है, मींस जो कैपेसिटर है वो करंट को क्या फ्लो करा देता है। तो एयर तो क्या है इंसुलेटर है, तो यहाँ पर क्या चीज है ऐसी कि जो मतलब चार्ज को फ्लो करा रही है। तो वहां से हमारी एक नया वर्ड निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बात होती है कि जब भी हमारा जो करंट फ्लो होगा जो कैपेसिटर के अंदर की जो एयर है मीन्स वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज होगी तो वहां पर क्या है एक करंट क्या है प्रोड्यूस हो जाएगी, उसी करंट को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जैसे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी इट इज अ करंट विच कम्स इनटू प्ले whenever electric field and hence electric flux changes with time। मींस आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर आप कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जब भी आपका टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो वहां पर एक करंट प्रोड्यूस होगी जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। और वही करंट जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो चार्ज है उसको फ्लो कराते हैं, मींस एक कंटिन्यूअस पाथ बना के रखती है। तो जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। ये हमारी इसकी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होती है। अब देखो एम्पीयर सर्किटल लॉ किसके इक्वल था, वो था हमारा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई, हमारा इसके इक्वल था। अगर हम कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में ये वाला जो एम्पीयर सर्किटल लॉ लगाए तो यहाँ पर अगर हम इसको क्लोज सरफेस जो अंदर की प्लेट्स के अंदर का जो एरिया उसको क्लोज सरफेस माने और वहां पर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई लगाए। अब देखो एयर है, एयर इंसुलेटर है, तो इसका मतलब वहां पर कोई करंट नहीं होनी चाहिए, मतलब नहीं होगी क्योंकि इंसुलेटर है। तो वहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और आई की वैल्यू जैसे ही जीरो हुई हमारी बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल मतलब ऐसा नहीं आता। प्रैक्टिकली हमारा जो रिजल्ट आता है वहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी आती है। तो यहां पर हमारी जो नॉर्मल करंट होती है इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में वो फ्लो नहीं होती, हमारी कौन सी करंट फ्लो होती है, वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो जो एम्पीयर सर्किटल लॉ है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखते हैं, वो लिखते हैं बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। अब जो ये आई सी है मींस कंडक्शन करंट, ये तो हमारी जो वायर है उसमें फ्लो करेगी, और जो ये आई डी है जो हमारे कैपेसिटर के बीच में जो एयर है उनके बीच में जो करंट फ्लो करेगी वो आई डी हमारी फ्लो करेगी। तो ये हमारा क्या है कंटिन्यूअस पाथ हमारा बना के रखेंगे इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, और कहीं पर भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं होने देगी। तो ये आ जाता है हमारा कंसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब देखो नेक्स्ट एक टॉपिक आता है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है वैसे तो मतलब ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको समझ लेते हैं अपना वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कहां से कैसे प्रोड्यूस होती है। अब देखो ये आता है हर्ज एक्सपेरिमेंट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखो सब साइंटिस्ट कह रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी होती है, सबने मतलब थियोरेटिकली बात इसके बारे में कर ली थी। अब बात आई कि अब देखो कुछ साइंटिस्ट होते हैं जो थियोरेटिकली
थियोरिटिकल में विश्वास नहीं रखते, वो अपना एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ऐसी जैसे 1865 में मैक्सवेल ने तो प्रिडिक्ट कर दिया था थियोरिटिकली कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी ऐसी वेव होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और साथ साथ ये इस तरीके से प्रोड्यूस होगी और ये इसकी प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन बात आई 1887 में नेक्स्ट साइंटिस्ट आए हर्ट्ज। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो उन्होंने सारी बातें कही थी उन्होंने ये कंफर्म करके दिखाई अपने एक एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने अपनी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको प्रोड्यूस किया और उसकी प्रॉपर्टीज को क्या है ध्यान से समझा, और जो थियोरिटिकली बातें थी उन सबको क्या एक्सपेरिमेंट के थ्रू मतलब क्या है सेटिस्फाई कह सकते हैं या फिर मतलब फुलफिल किया, मतलब उसको सही बातें थी उनको थियोरिटिकल जो प्रिडिक्ट बातें थी उनको कंफर्म किया। अब देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये सिस्टम है, सिंपल से वर्ड में समझ लेते हैं। एक हमारा क्या, हमने हाई वोल्टेज सोर्स यहाँ पर लगाया हुआ है और जो वायर्स हैं उनको हमने क्या है, एक P1 P2 हमारी प्लेट्स हैं, मेटल की प्लेट्स, कॉपर की प्लेट्स लगी है, उनको हमने कनेक्ट किया हुआ है आपस में, मतलब एक इस साइड से, एक लेफ्ट साइड से, एक और राइट साइड से, और इनको क्या है हमने बीच में एक S1 और S2 छोड़ हमारे दो मेटेलिक स्फेयर्स हैं, पॉलिश्ड मेटेलिक स्फेयर्स है, उनको हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब देखो जो P1 और P2 है ये दोनों हमारी प्लेट्स के बीच में अराउंड हमारा 60 सेंटीमीटर का गैप आ जाता है, और जो हमारे S1 और S2 है इनके बीच में अराउंड 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप हमारा आता है, मींस इतने का गैप हमारा बीच में जो S1 और S2 स्फेयर है इनके बीच में एयर गैप आता है। अब देखो यहाँ पर जब भी हमारी हाई वोल्टेज क्या है यहाँ से सप्लाई होगी, मतलब करंट हमारा इसमें फ्लो करेगा, तो ये S1 S2 के बीच में जो एयर गैप है, जो एयर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर, मतलब इसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ये जो एयर गैप है बीच में, ये यहाँ की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगी, और आयोनाइज होने के बाद हमने जो लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड में एक रिसीवर लगाया हुआ है, ये रिसीवर क्या है रिसीव करेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी उसको, और हमें क्या सिग्नल देगा कि यहाँ पर हम मतलब इसने कुछ रिसीव किया है। तो मतलब जब भी यहाँ पर S1 और S2 पे एक स्पार्क प्रोड्यूस होगा, स्पार्क की प्रोड्यूस होने से यहाँ पर क्या है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, और वो क्या है रिसीवर जो है उसको रिसीव करेगा। तो इस तरीके से जो हर्ट्ज साइंटिस्ट थे उन्होंने कंफर्म किया अपने एक्सपेरिमेंट से जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड जो भी बातें थी। तो इस जो एक्सपेरिमेंट का नाम रखा उन्होंने रखा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये फॉर्मूले हमारे जो न्यूमेरिकल्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो एनर्जी आती है वो किसके को ला जाती है, एनर्जी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर, मींस ये आ जाती है हमारी इलेक्ट्रिक डेंसिटी। इसको हम दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं यूई प्लस का यूएम, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी प्लस हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी डेंसिटी, दोनों को सम करके हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा यू म्यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ये, और यू बी वाला हमारा फॉर्मूला होगा हाफ बी स्क्वायर अपॉन न्यू नॉट। ये हम दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं अपना एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम आपको पता ही है, अमाउंट ऑफ मोशन मीन्स हमारा जो चार्ज फ्लो करेगा या कोई भी चीज फ्लो करती है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ मोशन है उसको हम बोलते हैं मोमेंटम। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो साथ ही साथ एनर्जी और साथ साथ मोमेंटम को भी क्या है फ्लो कराती है। तो वहां पर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी P इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, और इसमें हमारा न्यू है हमारी एनर्जी, सी है हमारी लाइट, तो हमारी मोमेंटम की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी इसके इक्वल आएगी। अब देखो एक पॉइंट आता है, इफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन, अगर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक अब्जॉर्ब सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो वहां पर वहां पर हमारी जो मोमेंटम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P इज इक्वल टू न्यू अपॉन सी, ये आएगी। और जो हमारा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर क्या है हमारी मतलब कि इंसिडेंट हो तो वहां पर जो मोमेंटम की जो वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी P इज इक्वल टू 2u अपॉन सी, वो क्या हमारी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग है, एक हमारी जाने वाली होगी, दूसरी हमारी क्या रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी। तो ये हमारी क्या है मोमेंटम्स की वैल्यू हो जाएंगी सिंपली। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई से डिनोट करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। देखो इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, मींस हमारा जो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो है पर यूनिट एरिया वो हमारा कितना है इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डिनोट करते हैं आई से, तो आई की जो वैल्यू होगी आई इज इक्वल टू ई अपॉन ए इंटू टी, इसमें होगी हमारी एनर्जी, ए मतलब हमारा जो एरिया है, टी मतलब हमारा टाइम। इसकी वैल्यू, इसकी फॉर्मूले की हेल्प से हम अपनी इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी हम बहुत टाइप के फॉर्मूले हम इसमें यूज कर सकते हैं, जिस टाइप की हमें वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी उस तरीके से हमको यूज कर सकते हैं। जैसे आई इज इक्वल टू न्यू इंटू सी भी हम यूज कर सकते हैं, और आई इज इक्वल टू हाफ बी नोट स्क्वायर अपॉन न्यू नोट स्क्वायर इंटू सी भी हम सिंपली यूज कर सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हमारे सेम ही आते हैं, मीन्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ही सारे फॉर्मूले आते हैं।
नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक आता है रेडिएशन प्रेशर। देखो रेडिएशन प्रेशर सिंपल सा मतलब है इसका, जब भी हमारी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो किसी सरफेस से स्ट्राइक करेगी, तो वो जिस सरफेस से स्ट्राइक करेगी, जहां पर स्ट्राइक करेगी वहां पर एक क्या है, एक छोटा सा एक हल्का सा प्रेशर लगाएगी, तो उसी प्रेशर को हम बोलते हैं अपना रेडिएशन प्रेशर, जिसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी न्यू के इक्वल होती है, मींस जो हमारी एनर्जी है उसी के इक्वल ये हमारी आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देखो इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है और बड़ा इजी टॉपिक भी और इंटरेस्टिंग भी ये आता है। अब देखो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, काफी टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उनकी हमें या तो फ्रीक्वेंसी या फिर हमें क्या है अपनी जो वेवलेंथ होती है वो याद करनी होती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, जैसे मैं साइड में क्वेश्चन भी लगा दूंगा, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, और जैसे इस बार एमसीक्यू आने तो एमसीक्यू तो इससे हमारे मतलब बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम दे देंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछ लेंगे, या फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो दे देंगे, आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछ लेंगे, या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका नाम पूछ लेंगे। अब देखो इसको याद करने का तरीका कैसे करना है, क्योंकि इसमें ऐसे नहीं है कि हम उसको ऊपर नीचे कर दें, ये आपको पता भी होगा, आपने जब रीड किया होगी, इसमें हम ऐसा नहीं कि इनको ऊपर नीचे कर देंगे या फिर आगे पीछे कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा। इसको हमें जिस फॉर्म में ये टेबल बनी हुई है बिल्कुल एज इट इज हमें याद ये करना है। अब देखो एक बार तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे वैसे याद हो जाएगी, बाकी इसका जो शॉर्टकट एक मतलब ट्रिक बोल सकते हैं जो बनाई हुई है वो देखो ऐसे है, जैसे हमारा जो ये लिखा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, इनको आपको एक लाइन में याद करने का सिंपल सा वे है जो मतलब मैंने भी यूज किया था, वो जैसे ये है कि आप इन सब का जो है फर्स्ट वर्ड उठा लो, जैसे रेडियो से आर, माइक्रोवेव से एम और इंफ्रारेड से आई, और ऐसी सबका वी, यू, एक्स और जी, ये आप सबका क्या फर्स्ट वर्ड उठा लो। अब इनसे क्या है कि स्टोरी बना लो अपनी, या तो आपसे कुछ बनती है वो बना लो, जो पहले से चलती आ रही वो बना लो, वरना अगर कुछ नहीं मिल रही तो आप अपना ये वाली याद रख सकते हैं। जैसे यहां पर RMI का हो गया, रेडमी इज वेरी अल्ट्रा जीरोक्स गुड, मींस जैसे आपको पता है जो रेडमी के फोन होते हैं वो मतलब अब तो वैसे बहुत बढ़िया बढ़िया फोन भी आने लगे, लेकिन ज्यादातर कॉपी फोन पहले आते थे, मींस फोन तो बढ़िया है, ऐसे नहीं हम किसी ब्रांड की वैल्यू हम यहाँ पर कम कर रहे हैं, लेकिन बस याद करने का तरीका है, जैसे रेडमी इज वेरी अल्ट्रा जीरोक्स गुड, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, और जैसे आप फर्स्ट वर्ड लिखोगे आपको पूरा याद आ जाएगा, जैसे रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, आपको ये आसानी से लिख दोगे। बाकी अगर ये जो हमने ट्रिक है मतलब ये स्टोरी है, इससे अलग आपकी कोई स्टोरी है उसको आपने याद कर लिया तो आप उसी को याद रखना, और उसको एक बार कमेंट डाउन भी मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, क्या पता वो आप इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और मतलब स्टूडेंट्स को वो ज्यादा समझ में आए, तो वो भी हम पढ़ लेंगे एक बार। तो आपके अगर अलग आपको कुछ आती है तो उसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अब देखो इनकी बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी के लिए आपको हमें क्या नीचे से चलना होगा, मींस गामा से, फिर एक्स पर, फिर अल्ट्रावायलेट पर। अब देखो यहाँ पर आपको याद करना होगा अपना जो एवोगैड्रो नंबर होता था वो क्या होता था, 6.022 इंटू 10⁻23। अब देखो उसका जो 6.022 है उसको तो साइड रख दो, उसकी हमें जरूरत नहीं है, जो 10⁻23 है उसको याद रखो, और यहां से ये सीक्वेंस याद रख लेना, -4 + 1 -4 + 1 -3 सेम, -2 -3 -5, ये आप सीक्वेंस याद रख लेना। ये सिंपली जरा थोड़ी सी तो बात है, ये आपके याद हो जाएगी। अब देखो सबसे पहले गामा में जो अपर लिमिट है वो एज इट इज 10⁻23 रख दोगे, और जो पहला है इसमें से -4 पहले कर दोगे, इसमें -4 तो हमारा आ जाएगा 10⁻19। अब जो 10⁻19 है उसके बाद +1 करोगे 10⁻20 आ जाएगा, फिर -4 करोगे 10⁻16 आ जाएगा, ऐसे आप लिमिट रखते जाओगे, फिर +1 करोगे तो 16 था तो हो जाएगा 17, और फिर -3 कर दोगे तो आपका हो जाएगा 14। अब यहां पर करना है सेम, आप पहुंच जाओगे विजिबल वाले पे, तो विजिबल वाले में सेम में जो 10 की पावर लिमिट भी वही, और जो लोअर लिमिट है 10⁻14 सेम आपको रखनी है, और जो आपकी अपर लिमिट है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो लोअर लिमिट है उसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, हम पहुंचेंगे अपना विजिबल तक। अब देखो विजिबल से ऊपर जितने भी हैं उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी हमारा इंफ्रारेड मतलब जो भी जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे जो हमारी लोअर लिमिट होगी वो उससे ऊपर वाले की क्या है अपर लिमिट हमें रखनी है। अब देखो 10⁻14 तक हम पहुंच गए थे, तो 14 हम एज इट इज रख देंगे, उसमें से हम कर देंगे -2 अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, तो हमारा आ गया 10⁻12, 12 हम एज इट इज रख देंगे, मींस 10⁻12 एज इट इज रख देंगे, उसमें से करेंगे -3 तो आ गया 10⁻9, 10 एज इट इज रख देंगे, उसमें से कर देंगे -5 तो आ गया हमारा 10⁻4। तो इस तरीके से हमारी क्या जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो हमें सिंपली ऐसे याद हो जाएंगे, और इसकी हेल्प से हम क्या जो हमारी वेवलेंथ की वैल्यू है वो अपना C/मींस फ्रीक्वेंसी की हेल्प से मतलब इस फॉर्मूले से हम सिंपली निकाल लेंगे। तो ये आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग भी, और याद करने में भी आपको मजा आएगा।
इस तरीके से याद कर लेना, अगर आपका कोई और वे है तो सिंपली उस तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर से आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये जो सारी वेव हमने पढ़ी है, अब इनको थोड़ा सा मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है या फिर ये कैसे कैसे वर्क करते हैं, इनको हम थोड़ा डीपली चेकआउट कर लेते हैं। देखो सबसे पहली जो वेव आई थी वो आई थी हमारी रेडियो वेव्स। इसके बारे में जो खास बात आती है वो आती है सबसे पहले इन रेडियोज एंड टीवी कम्युनिकेशन। मीन्स ये कहां पर यूज होती है, रेडियोज में और टीवी कम्युनिकेशन में। साथ साथ इन एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड, मीन्स जो एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड है वहां पर हम इनको यूज करते हैं। जो रेडियो वेव्स होते हैं ये आपने काफी बार मतलब जो वेब सीरीज और मूवीज होती है उनमें मतलब ये सुनने को आपको नाम मिल जाता है। नेक्स्ट आती है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स कहां कहां पर यूज होती हैं आपकी, एक तो रडार कम्युनिकेशन में और बाकी आपका जो कुकिंग पर्पसेस हैं उनमें आपकी ये जो माइक्रोवेव्स हैं वो आपकी यूज होती हैं। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड वेव्स, इनको हम हीट वेव्स भी बोलते हैं। ये कहां पर यूज होती हैं, ये होते हैं इन नोइंग मोलिकुलर स्ट्रक्चर। जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है उसको चेकआउट करने में मींस इन वेव्स को हम यूज करते हैं। बाकी जो फिजिकल थेरेपी है, मस्कुलर स्ट्रेन है, वहां पर मतलब मेडिकल फील्ड में भी हम इसको इंफ्रारेड वेव को यूज करते हैं। साथ साथ इन ग्रीन हाउस टू सी द फॉग, मींस फॉग जो वहां पर होता है तो ग्रीन हाउस में फॉग में देखने के लिए इंफ्रारेड का भी हमारा यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं विजिबल रेज। विजिबल रेज तो हमारी सिंपली ऐसी रेज है जो चीजें हैं उसको देखने में हमें हेल्प करती हैं। साथ साथ टू फाइंड अदर लिविंग थिंग्स, और जो दूसरी लिविंग थिंग्स हैं उनको देखकर हम पता लगा सके, ये वो हमारी वेव्स होती हैं विजिबल रेज जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी अल्ट्रावायलेट रेज। ये क्या होती हैं, यूज्ड इन बर्गुलर अलार्म एंड वेल्डिंग। मींस हमारी जो बर्गुलर अलार्म है बहुत मतलब बहुत हाई लेवल की साउंड के अलार्म है, और जो वेल्डिंग के प्रोसेस होते हैं वहां पर हमारी ये जो रेज है यूज होती है। इन स्टडी मस्कुलर स्ट्रक्चर, मींस जो मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने में भी जो अल्ट्रावायलेट रेज है यूज होती है। मींस जो हमारा मेडिकल फील्ड है वहां पर भी ये यूज होती है, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट। नेक्स्ट आती है हमारी एक्सरेज। एक्सरेज में मतलब एक्सरेज तो आपने नॉर्मली काफ़ी बार अपनी रियल लाइफ में भी सुना होगा। तो ये जब फ्रैक्चर्स हो जाता है या फिर कहीं से कोई क्रैक आ जाता है तो उसको डिटेक्ट करने में भी जो एक्सरेज है वो यूज़ होती है। मींस बॉडी का एक्सरे कराते हैं, कहीं पर जो अंदर में जो बोन स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम या किस तरीके का है वो पता लगाने के लिए। तो मेडिकल साइंस में हमारी यूज़ हो गई। और लास्ट आती है हमारी गामा रेज। गामा रेज में आगे हमारा एज फूड प्रिजर्वेटर टू किल जर्म्स। मीन्स फूड प्रिजर्वेटर की जो प्रिजर्वेटर है या फूड प्रिजर्वेशन है उसमें हमारा ये यूज़ होती है गामा रेज जर्म्स को किल करने के लिए। साथ ही साथ इन रेडियोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर एंड कैंसर। मींस जो ट्यूमर है और जो कैंसर है उसकी थेरेपी करने के लिए भी हमारी जो गामा रेज है वो यूज होती है। सो ये आ जाता है हमारा रिवीजन ऑफ चैप्टर 8 क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, एक दो बार अच्छे से इसको कर लेना और रिवीजन वीडियो देखने से आई होप आपके अच्छे से ये और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, फ्री के मार्क्स ये चैप्टर में आते हैं, तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, आराम से आपका चैप्टर हो जाएगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।